ओके जी। सो ब्लड कोआगुलेशन, द कोआगुलेशन कैस्केड. Now, the blood coagulation involves a biological amplification system in which relatively few initiation substances sequentially activate by proteolysis a cascade of the circulating precursor proteins, the coagulation factor enzymes, which culminates in the generation of thrombin that in turns convert soluble plasma fibrinogen into the fibrin. So पूरी coagulation cascade की एक definition आ गई कि एक एम्पलीफिकेशन सिस्टम है जो कि कुछ इनिशिएशन सब्सटेंसेस से स्टार्ट होता है. कंप्लीट डेफिनेशन दी हुई है कि फ्यू इनिशिएटिंग सब्सटेंसेस कौन सी, वही जो मैंने अभी आपको बताई, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजेंस और वहां पर टिश्यू फैक्टर सिक्वेंशनली एक्टिवेट बाय प्रोटियोलिसिस. प्रोटियोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन करना, जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं उनकी ब्रेक डाउन सिक्वेंशनली करना, उनको एक्टिवेटेड जो उनकी फॉर्म्स है उनमें कन्वर्ट करना, which culminates in the generation of thrombin. तो पहले क्या बनेगा जी, थ्रोम्बिन, और that in turns converts soluble plasma fibrinogen into fibrin. सो ये बेहतरीन तरीका आ गया. अगर वो कोगुलेशन कैस्केड की डेफिनेशन पूछ लेता है या वो कहता है कि भाई टेबल तो चले बनाना है लेकिन साथ कुछ ना कुछ अंग्रेजी में भी कुछ उसको थोड़ा सा बहुत इंप्रेस करना है, तो वहां पर ये बेहतरीन 3 लाइन की डेफिनेशन आपकी हो ब्रांड में. नाउ इसके बाद क्या होगा, fibrin enmeshes the platelets aggregate at the site of vascular injury and converts the unstable primary platelets plug to firm definitive and stable hemostatic plug. ठीक है, पहले क्या हुआ था कि वहां पर हमारे पास वास्कुलर डैमेज हुआ, वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, प्लेटलेट्स आकर इकट्ठा होना शुरू हो गए. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने सारा पढ़ लिया ग्लाइकोप्रोटीन्स में, ग्लाइकोप्रोटीन 1A 2B 3A, सारी ग्लाइकोप्रोटीन्स पढ़ ली, वॉन विलिब्रियन फैक्टर पढ़ लिया और देख लिया कि कैसे प्लेटलेट्स इकट्ठे होते जाएंगे और पूरा एक प्लेटलेट प्लग बन जाएगा. लेकिन प्लेटलेट प्लग तो बन गया, अब कोगुलेशन फैक्टर्स ने क्या करना है, उन्होंने वहां पर एक्टिवेशन करनी है और उसके बाद एंड प्रोडक्ट क्या बनाना है, फाइब्रिन. अब यह फाइब्रिन जाकर उस प्लेटलेट प्लग पर एक्ट करेगा और उस पूरे के पूरे प्लेटलेट प्लग को एक स्पेशल, एक वो खास किस्म की शक्ल देगा कि जिसके बाद वहां पर वो ब्लीडिंग को स्टॉप करवाएगा और एक क्लॉट बनेगा. A list of coagulation factors appears in the operation of this enzyme cascade requires local concentration of the circulating coagulation factors at the site of the injury. लिस्ट आपको पता है पूरी, फैक्टर 1 से लेकर फैक्टर 13 तक कौन से फैक्टर्स हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं. नाउ अब स्टार्ट करते हैं कोआगुलेशन इन वीवो. सो ये था बेसिक एक ओवरव्यू. अब हमने पूरी जितनी भी हम कोआगुलेशन पढ़ेंगे ना, ये उसी टेबल की ही है. ठीक है, सारी डिटेल्स. नाउ the generation of thrombin in vivo is a complex network of amplification and negative feedback loop to ensure a localized and limited production. यहाँ तक तो समझ आ गई कि एक नेटवर्क ऑफ एम्पलीफिकेशन है कि बढ़ता जाएगा और बढ़ने के बाद नेगेटिव फीडबैक भी होगा कि ये ना हो कि डीआईसी की कंडीशन हो जाए, पूरी बॉडी में क्लॉट ही क्लॉट बन जाए और बंदा थोड़ी देर बाद फारिग हो जाए. Now, the generation of thrombin is dependent on 3 enzyme complexes. ये चीज अब यहां से मेजर कंसेप्ट है. थ्रोम्बिन का बनना, वही कॉमन पाथवे में जो थ्रोम्बिन बन रहा है, 3 एंजाइम के कॉम्प्लेक्सेस हैं, ईच कंसिस्टिंग ऑफ द प्रोटीएज. उस हर कॉम्प्लेक्स के बाद के पास क्या क्या चीजें होंगी, एक प्रोटीएज लाजमी होगा, एक कोफैक्टर होगा, एक फॉस्फोलिपिड होगा और एक कैल्शियम होगा. ठीक है, सो 3 कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, यानी कि 3 मशीनें आएंगी जिन्होंने पूरा का पूरा थ्रोम्बिन बनाने में मदद करनी है. अब उन 3 मशीनों के 4 पार्ट्स कंपल्सरी हैं. पहला प्रोटीएज, दूसरा कोफैक्टर, तीसरा फॉस्फोलिपिड और चौथा कैल्शियम. अब वो 3 कौन कौन से पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है एक्सट्रिंसिक टेनेज, इंट्रिंसिक टेनेज एंड प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सो ये एंजाइम्स के कॉम्प्लेक्स हैं जिन्होंने थ्रोम्बिन बनाने में मदद करनी है. एक्सट्रिंसिक केस की बात की जाए तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे जी, फैक्टर 7 आ जाएगा, टिश्यू फैक्टर आ जाएगा, फॉस्फोलिपिड आ जाएगा और कैल्शियम आ जाएगा. याद करने में आपको क्या आसानी होगी, फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम तो हर एक का पार्ट है, आपने सब में लिख देना जी, फॉस्फोलिपिड भी लिख दो, कैल्शियम भी लिख दो. अब एक्सट्रिंसिक है, अब आपको यहां से याद हो जाना चाहिए, फैक्टर 7 तो अभी हीरा ने बता दिया था कि ठीक है, साथ मैंने आपको एक चीज ऐड करवाई थी कि बेटा जो चीज उसको स्टार्ट करवाएगी वो क्या होगी, आपकी टिश्यू फैक्टर. सो प्रोटीएज आपका कौन सा आ गया, फैक्टर 7A, और को फैक्टर जिसने साथ उसकी असिस्टेंस करनी है वो आपके पास आ गया आपका टिश्यू फैक्टर. ये आपके पास पहला कॉम्प्लेक्स, एक पहला मशीनरी का पार्ट बन के आपने तैयार कर दिया.
दूसरा है जी इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में आपके पास है जी फैक्टर 9, फैक्टर 8, फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम। ठीक है, जो मेजर है फैक्टर 12 और 11, लेकिन जो मेजर है आपके पास वो फैक्टर 9 और 8 और फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम, एंड दे जनरेट फैक्टर 10। और उसके बाद आपके पास प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स है जो कि कॉमन पाथवे आ जाएगा, उसके अंदर फैक्टर 10, फैक्टर 5, फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम। ठीक है, सो अब आसान हो गई हमारे लिए चीजें कि हमने कहा कि भाई 3 एंजाइम्स के कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसको उसी टेबल पे वापस चले जाएं, वही एक ही टेबल, एक इंट्रिंसिक पाथवे, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक कॉमन पाथवे। एक्सट्रिंसिक वाले को एक्सट्रिंसिक एस, इंट्रिंसिक वाले को एक्सट्रिंसिक एस और प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स। अब एक्सट्रिंसिक में कौन कौन से हैं जी, आप 4 अभी याद कर लें, कैल्शियम, फॉस्फोलिपिड तीनों में, वहां पर फैक्टर 7 और टिश्यू फैक्टर। इंट्रिंसिक में फैक्टर 8 और 9 और फॉस्फोलिपिड कैल्शियम, और प्रोथ्रोम्बिन में फैक्टर 10 और 5 और फॉस्फोलिपिड कैल्शियम, एंड दे हेल्प इन जनरेटिंग थ्रोम्बिन। अब यहां पर आपको ये कंसेप्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सिर्फ नाम आएगा एक्सट्रिंसिक एज, इंट्रिंसिक एज, तो वहां पर अब ये डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं। The generation of the thrombin following vascular injury occurs in 2 waves of very different magnitude with very different functions। ठीक है, 2 waves होती हैं। अच्छा, यहां पर ना ये कंसेप्ट थ्योरेटिकली ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात की जाए ना तो ये ऐसे नहीं होता। अब ये क्या कंसेप्ट है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, फिर हम पढ़ते हैं। ये कंसेप्ट ये कहता है कि पहले कुछ रिएक्शन स्टार्ट होगा और कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ थ्रोम्बिन बनेगी। ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे से। सबसे पहले हमारे पास बॉडी में कोआगुलेशन पाथवे स्टार्ट होने वाला जो होता है वो हमेशा एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, क्योंकि टिश्यू फैक्टर सबसे पहले एक्सपोज होता है और वो एक्टिवेशन करवाता है फैक्टर 7 की, और वहां से थ्रोम्बिन बनना शुरू हो जाता है, थ्रोम्बिन और उसके बाद फाइब्रिन। लेकिन बहुत मिनिमम अमाउंट बनती है। जैसे वो मिनिमम अमाउंट बनना स्टार्ट होती है, उसके बाद एम्पलीफिकेशन स्टार्ट हो जाती है कि उसी थ्रोम्बिन की मदद से अब इंट्रिंसिक भी एक्टिवेट हो जाता है, और जब इंट्रिंसिक एक्टिवेट होता है तो फिर धड़ाधड़ जो है ना आपके पास फाइब्रिन बनना स्टार्ट हो जाती है। ये कंसेप्ट थ्योरेटिकली है कि पहले एक्सट्रिंसिक बनाना शुरू करेगा और फिर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक बनाना शुरू करेंगे। नहीं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर अभी कोई कट लगा है छोटा सा और वहां पर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो अभी पहले आपका जो एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होगा फिर सब फाइब्रिन बनेगा। नहीं, वो इतनी माइन्यूट यानी कि इतने शॉर्ट टाइम में ऐसा होता है कि उसको हम रिकग्नाइज कर ही नहीं सकते। नहीं तो अगर उसका प्रॉपर एक टाइम होता कि भाई पहले 10 मिनट एक्सट्रिंसिक ही चलता रहेगा बाद में इंट्रिंसिक आएगा, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बिल्कुल ऐसी कि एक्सट्रिंसिक, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो दोनों हमारे पास साथ साथ ही चलती है। तो अब यहां पर इसने वही बात की है 2 वेव्स की जो मैंने अभी आपको समझा दी। अब हम इसको पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द इनिशियल फेज अ स्मॉल अमाउंट्स आर जनरेटेड, पिकोमोलर कंसंट्रेशन, बहुत स्मॉल पिकोमोल्स की, which prepares the coagulation cascade for the second larger thrombin burst in the amplification when micromolar concentrations are produced, a million fold higher concentration than produced during the initiation phase। ठीक है, नाउ इनिशिएशन क्या है जी। अब ठीक है जी, हमने अभी फिलहाल उसकी बात मान ली इनिशिएशन वाली और एम्प्लीफिकेशन वाली, तो ठीक है जी, अब हमें मजीद बताया जाए कि इनिशिएशन क्या है। नाउ coagulation is initiated by the interaction of membrane bound tissue factor exposed and activated by an enzyme protein disulfide isomerase after vascular injury। बेसिक चीज क्या आ गई आपके पास ही, वास्कुलर इंजरी होने के बाद टिश्यू एक्सपोज हुआ विद प्लाज्मा फैक्टर 7A। Now, tissue factor is the sole initiator of the thrombin generation and fibrin formation। So, अगर MCQs आ जाए बुक के लिहाज से कौन सी ऐसी चीज है जो इनिशिएटर है थ्रोम्बिन का और फाइब्रिन का, तो अब वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर टेबल के लिहाज से देखा जाए तो 12A भी है, 7A भी है, लेकिन सोल जो है वो हमारे पास टिश्यू फैक्टर है। जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बता दिए कि वहां पर एक्सट्रिंसिक सबसे पहले स्टार्ट होगा, और एक्सट्रिंसिक भी सिर्फ 7A से स्टार्ट नहीं होगा, पहले टिश्यू फैक्टर से। नाउ इट इज एक्सप्रेस्ड ऑन द फाइब्रोब्लास्ट ऑन द एडवेंटिशिया, जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती है एडवेंटिशिया उसके ऊपर एक्सप्रेस्ड होता है, उनके फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर, टिश्यू फैक्टर की बात हो रही है। एंड इन द ब्लड स्ट्रीम ऑन माइक्रो पार्टिकल्स एंड ऑन अदर नॉन वास्कुलर सेल्स। One of the 2% of total factor 7 circulates in the activated form but does not express proteolytic activity unless bound to the टिश्यू फैक्टर। ठीक है, सो कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं उन सारी ब्लड वेसल्स के ऊपर ये टिश्यू फैक्टर लगा हुआ है,
और ब्लड के अंदर जो नॉर्मली हमारे पास 50% जो हमारा है अपना फैक्टर 7 वो एक्टिवेटेड फॉर्म में घूम रहा है, लेकिन वो तब तक एक्टिवेट नहीं, अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा जब तक वो टिश्यू फैक्टर के साथ बाउंड ना हो जाए। नाउ द फैक्टर 7A एंड टिश्यू फैक्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अब फैक्टर 7A और टिश्यू फैक्टर का कॉम्प्लेक्स बना, दे एक्टिवेट बोथ फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10, ठीक है। अब ये बात एक नहीं पता चल गई कि ये तो हमें पता था कि टिश्यू फैक्टर ने एक्ट किया फैक्टर 7 पर, 7 ने एक्टिवेट करवाया फैक्टर 10 को, लेकिन फैक्टर 9 वाली बात नहीं पता चली कि जो कि इनिशिएशन में जा रही है किस तरफ, इंट्रिंसिक की तरफ। Now the factor 10A in the absence of its cofactor from small amount of the thrombin from prothrombin, and this is insufficient to initiate significant fibrin polymerization and amplification is needed, and this is discussed next. So initiation complete हो गई। कोआगुलेशन कैस्केड के मेजर जो 3 मशीनरीज हैं एंजाइम्स की वो हमें पता चल गई। पता चलने के बाद हमने देख लिया कोआगुलेशन कैस्केड है क्या, उसी एक टेबल की एक्सप्लेनेशन चल रही है, ठीक है। और अब हमने देख लिया, मजीद डेप्थ में गए तो हमें पता चला जी इनिशिएशन फेज है, एम्प्लीफिकेशन फेज है। इनिशिएशन क्या है, सिंपली एक्सट्रिंसिक पाथवे का स्टार्ट होना। टिश्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स देख ली, फैक्टर 7 की देख ली, और एक जो नई बात पता चली वो फैक्टर 9 की एक्टिवेशन के बारे में पता चली। अब एम्प्लीफिकेशन की तरफ आते हैं। द इनिशिएशन पाथवे और extrinsic is rapidly inactivated by the tissue factor pathway inhibitor, ठीक है। अब उसको जो extrinsic pathway चला था हमारे पास, उसको फौरन से रोक दिया जाएगा, टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर आएगा, and which forms a quaternary complex with factor 7A, टिश्यू फैक्टर and 10A, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि अब उसको हमने रोक देना है, कम्प्लेक्स बना देना है, जो जो उसकी चीजें उन सबको पकड़। Now thrombin generation is now dependent on the traditional intrinsic pathway. अब जो टोटल थ्रोम्बिन बन रहा है वो हमारे पास सारा का सारा कहां से आ रहा है, इंट्रिंसिक पाथवे से। फैक्टर 8 and 5 are converted into factor 8A and 5A by the small amount of the thrombin generated during the initiation. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, कि जो थ्रोम्बिन इनिशिएशन फेज में बना है उसने आकर फैक्टर 8 और 5 इन दोनों को एक्टिवेट करवा दिया। In this amplification phase, the intrinsic is formed by the factor 9, factor 8 on the phospholipid surface in the presence of the calcium activates sufficient 10A, which then in combination with 5 phospholipid and calcium forms the prothrombin complex and results in the explosive generation of the thrombin, which acts on the fibrinogen to form the fibrin. जी एम्प्लीफिकेशन में क्या हुआ कि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे से या इनिशिएशन पाथवे से हमारे पास थ्रोम्बिन आया था, उस थ्रोम्बिन ने आकर 2 चीजों को एक्टिवेट किया, फैक्टर 8 और फैक्टर 5। जब फैक्टर 8 और 5 दोनों एक्टिवेट हो गए तो इन्होंने अपनी अपनी मशीनरीज बनाना शुरू कर दिया, अपने अपने कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर दिए। जो इंट्रिंसिक एज था वो था जी फैक्टर 8, 9 फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम, तो वो भी एक्टिवेट हो गया। और जब फैक्टर 5 एक्टिवेट हुआ तो फैक्टर 5 के साथ 10, 5 और अपने हमारा फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम, तो प्रोथ्रोम्बिन कम्प्लेक्स भी एक्टिवेट हो गया। जब ये दोनों पार्ट्स एक्टिवेट हुए, इन्होंने एक्सप्लोसिव जनरेशन स्टार्ट कर दी, किसकी, थ्रोम्बिन की, और थ्रोम्बिन इन टर्न जो हमारे पास बनाएगा फाइब्रिन। Now, factor 11 does not seem to have a role in the physiological initiation of the coagulation. It has a supplementary role in the activation of factor 9 and may be important at the major stages of trauma or at operations at potentially causes excess bleeding in factor 11 deficient individuals. तो कोई इतना खास रोल नहीं है, लेकिन ना हो तो फिर बड़ी excessive bleeding हो सकती है। Now, अब थ्रोम्बिन बन गया, ठीक है। अब थ्रोम्बिन तक हम बात खींचते लेके आ गए हैं कि थ्रोम्बिन बन गया हमारे पास। तो थ्रोम्बिन हाइड्रोलाइजेस फाइब्रिनोजन। अब फाइब्रिनोजन को इसने हाइड्रोलाइज करना है, ठीक है। अब फाइब्रिनोजन से आगे क्या बनाना है जी, फाइब्रिन। तो अब फाइब्रिनोजन को क्या करे, कैसे करेगा, फाइब्रिनोपेप्टाइड्स ए एंड बी, ये 2 चीजें निकलवाएगा फाइब्रिनोजन से, फाइब्रिनोपेप्टाइड ए एंड फाइब्रिनोपेप्टाइड बी टू फॉर्म फाइब्रिन मोनोमर्स, फाइब्रिन के छोटे छोटे मोनोमर्स बना देगा। Now, fibrin monomers link spontaneously by hydrogen bonds to form a loose insoluble fibrin polymer. ये आप लोगों की होपब्रेन में छोटा सा टेबल भी बना हुआ है, याद रखना, ठीक है। सो जो थ्रोम्बिन बना उसने जाकर एक्ट किया फाइब्रिनोजन पर, फाइब्रिनोजन पर एक्ट करने के बाद फाइब्रिनोपेप्टाइड ए और फाइब्रिनोपेप्टाइड बी 2 चीजें बना दी। जब ये 2 बनी तो फाइब्रिन के मोनोमर्स बन गए। अब इन्हीं मोनोमर्स ने आपस में मिलकर एक फाइब्रिन पॉलीमर बना दिया। Now, factor 13 is also activated
by thrombin together with the calcium. Activated factor 13 stabilizes the fibrin polymers with the formation of the covalent bond crosslinks. आगे कुछ डिटेल्स है जी. Fibrinogen has a molecular weight of 3,40,000 and consists of two identical subunits, each consisting three dissimilar polypeptide chains. दो यूनिट्स होते हैं और उन दोनों के अंदर तीन polypeptide chain होती हैं, alpha, beta and gamma, which are linked by the disulfide bond. After cleavage by the thrombin of small fibrinopeptides A and B from the alpha and beta chain, the fibrin monomer consists of three paired alpha, beta and gamma chains which rapidly polymerize. तो ये बेसिकली थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया हुआ है फाइब्रिन का कि फाइब्रिनोजेन के अंदर दो सब यूनिट्स होती हैं और उन दो सब यूनिट्स के अंदर फर्दर तीन तीन पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, ए, अल्फा, बीटा और गैमा. तो इनको तोड़ के मोनोमर्स बनाए जाते हैं और फिर वो मोनोमर आपस में मिलकर पॉलीमर बनाते हैं. अब आज बात करते हैं एंडोथेलियल सेल्स. ये कोआगुलेशन कैस्केड के हवाले से हमने बात कर ली कि हमारे पास इनिशिएशन फेज भी हो गया, एम्प्लीफिकेशन फेज भी होगा, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. नाउ द एंडोथेलियल सेल्स हैज एन एक्टिव रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द वास्कुलर इंटेग्रिटी. एंडोथेलियल सेल्स तो हमें इतना तो पता ही है ना कि जो हमारे पास ब्लड वेसल्स के सेल होते हैं उनको एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं. दीज सेल्स प्रोवाइड द बेसमेंट मेम्ब्रेन that normally separates collagen, elastin, and fibronectin of the subendothelial connective tissues from the circulating blood. Now, loss or damage to the endothelium results in both hemorrhage and activation of the hemostatic mechanism. The endothelial cells also has a potent inhibitory influence on the hemostatic response. इनका basically inhibitory influence होता है largely through the synthesis of the prostaglandin, nitric oxide, and endonucleotide CD39, which has a vasodilatory properties and inhibits platelets aggregation. यहां से लेकर प्रोस्टाग्लैंडिन से लेकर यहां तक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं. क्या कहना चाह रहा है कि एंडोथेलियम अगर नॉर्मल हालत में है, ठीक है, अभी एंडो क्योंकि जब ब्लड वेसल होती है एक नॉर्मल ब्लड वेसल उसके पास एंडोथेलियल सेल्स नॉर्मल होंगे, ये तो कॉमन सी बात है. अब जब नॉर्मल स्टेज में होगी ना तो नॉर्मल स्टेज में तो उसको किसी किस्म की क्लॉटिंग, किसी किस्म की वहां पर कोई प्लेटलेट्स की जरूरत नहीं है. तो जाहिर सी बात है अगर जरूरत नहीं है तो वो इनहिबिटरी इफेक्ट शो करेगी कि नहीं भाई मेरे से दूर रहो, फिलहाल कोई जरूरत नहीं. तो कैसे करेगी? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एंडोन्यूक्लियोटाइडेज CD39. और एंडोन्यूक्लियोटाइडेज CD39 क्या है? एक वेजोडाइलेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं इसके पास. हमने स्टार्ट में इस चैप्टर के पढ़ा था कि जब हमने कोगुलेशन करवानी है हमने वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी है, ब्लड का फ्लो रुकवा देना है वहां पर ताकि प्लेटलेट्स आराम से एग्रीगेट हो. तो उसका अगर ऑपोजिट जाना तो वेजोडाइलेशन करवा दे एंड इनहिबिट्स प्लेटलेट्स एग्रीगेशन. ठीक है ना. अब यहां से सेंस बनती है कि जाहिर सी बात है जब हमारे पास एक वेसल डैमेज होगी उसके एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो जाएंगे और जब एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो गए तो इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं होगा और जब इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन होगी और जब वो अपनी इंटेक्ट स्टेज में होगी बिल्कुल नॉर्मल होगी तो इनहिबिटरी इफेक्ट शो होगा और किसी किस्म की कोई प्लेटलेट्स एग्रीगेशन नहीं होगी और वेजोडाइलेशन होगी. Synthesis of tissue factor that initiates hemostasis only occur in the endothelial cells following activation and its natural inhibitor tissue factor pathway inhibitor is also synthesized in the endothelial cell. तो कितना मेजर रोल है, स्टार्ट भी करवाना है और एंड भी करवाना है. Endothelial cells synthesis of the prostacyclins, von Willebrand factor, plasminogen activators, antithrombin, thrombomodulin, the surface proteins responsible for the activation of protein C provides agents that are vital for both platelets reaction and coagulation. So ये सारी की सारी चीजें आपके MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि एंडोथेलियल सेल्स में क्या क्या चीजें बन रही हैं, कौन सी प्रो कोगुलेटरी हैं, कौन सी एंटी कोगुलेटरी हैं और क्या क्या चीजें उनके क्या क्या फंक्शंस. ठीक है, तो ये आपने याद करना है इसको अच्छी तरीके से. सो ये था हमारा टॉपिक कोगुलेशन कैस्केड के हवाले से. आप बाकी टॉपिक्स